दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में फोर्थ सेमेस्टर जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। मेरे भाई एक पूरी सीरीज हम आपके लिए बना रहे थे, 7, 8, 9 वीडियोस हमने उसमें बना भी दी थी और ये एक फाइनल वीडियो आपको देने वाले जिसमें 78 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहले इन 78 ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल रट लेना मेरे भैया, ठीक, देख लेना अगर पेपर है 2-4 दिन बाद। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालना। ये सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री चैनल है टेलीग्राम BDKDN BSc, वहां पर मेरे भाई मिल जाएंगी। सारी चीजें देख डालो, जाके गोले रंगाओ। जाके जब इतना देख लेना तो मॉडल पेपर उठा के एक बार पलट लेना, जाके गोले रंगाना, काम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं क्योंकि 78 क्वेश्चंस हैं तो काफी लंबी वीडियो हो सकती है, तो फटाफट से हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। सुनो, पहला क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अब देखो ज्यादा डिटेल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता था? कार्यफलन जिससे कम पर धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था ऑफ अ मेटल, यानी मेटल के लिए इतना वर्क फंक्शन दे रखा है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड का मतलब ये होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। थ्रीशोल्ड वैल्यू ऑफ योर औकात, तुम्हारी औकात की थ्रीशोल्ड वैल्यू क्या है? बोले यार 5 करोड़ में बिक जाएंगे, तो भैया उनकी थ्रीशोल्ड वैल्यू 5 करोड़ हो गई। वेवलेंथ फॉर द मेटल इज, तो यानी आपको थ्रीशोल्ड वैल्यू पूछ रहा है, आपको वेवलेंथ की आपकी औकात पूछ रहा है, तो वर्क फंक्शन को W से लिखते हैं। एक ईवी में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल होता है, रख दिया। लैम्डा 0 का मान भैया पूछ रहा हमसे, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ फार्मूला होता है W बराबर hc अपॉन लैम्डा 0। यहां पे आपको मान रख लेना है। W का मान देखो ये रहा। H क्या होता? प्लांक नियतांक नहीं मालूम तो बताया जा रहा है 6.6 10 की घात माइनस के 34, H का मान रख लोगे। C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 रख लोगे और यहां पे आराम से लैम्डा 0 का मान निकल आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल लगते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, ये भी हम आपको करा चुके हैं, पिछली जो सीरीज हमने आपको करवाई थी उसमें हमने आपको बता दिया था, फिर भी चलो बता दे रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ नॉर्मल कंडीशन में क्या होगी? h/mb होगी। ठीक है सर जी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की बात करेंगे तो कह रहा वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो इसे क्या कर देंगे? 2 भी कर देंगे, वेलोसिटी डबल हो गई, भाग दे देंगे। h/mb से h/mb कैंसिल हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसे इधर भेजेंगे तो लैम्डा 2 बराबर आएगा लैम्डा 1 अपॉन 2, यानी पहले की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इस वजह से हाफ यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है भाई। ठीक है। Which theory is confirmed by डेवेशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट? डेवेशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या करा था भैया? जो डी ब्रॉगली थ्योरी थी, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था भैया? कण के गुण भी, मतलब पार्टिकल का भी नेचर पाया जाता है, वेव नेचर भी पाया, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो भाई इसके लिए इन्होंने कंफर्मेशन दिया डेवेशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डी ब्रॉगली थ्योरी जो है वो उससे हम लोग कंफर्म करते हैं डेवेशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट से। मैटर वेव्स क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटी वेव्स होती हैं, यानी प्रायिकता होती है, इनके पाए जाने की संभावना होती है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स की ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है? पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, जो मैक्स बॉर्न है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को काहे से लिखते हैं? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई 78 क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लिखते हैं साई से। यहाँ पे लिखा है R वेक्टर T और मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ये जो पूरी पीडीएफ है ये तो हम आपको दे ही रहे हैं, इस सबको देख डालना, जो सीरीज में क्वेश्चंस कराए उन्हें देख डालना। टाइम मिले तो मॉडल पेपर देखना, कुछ पेपर यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे OMR की उतना अच्छा करके आओगे भाई। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है वेव फंक्शन के लिए? तो भैया -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मॉड के अंदर साई R, यही जो वैल्यू थी, ये इसका जो स्क्वायर dV है ये 1 होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए भाई। ठीक है, चलो। द बाइसिंग सर्किट दैट गिव्स बेस्ट स्टेबिलिटी, तो क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट के लिए जो बेस्ट स्टेबिलिटी देता है वो कौन सा सर्किट होता है? तो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग कहलाता है सर्किट। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग कहलाता है। इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, यानी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसे अगर एक्टिव रीजन के बीचों बीच में सेट कर दिया जाए तो भैया इसे कहते हैं द ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसे एक्टिव रीजन के बीच में सेट कर देते हैं। उसके बाद द डेसिबल गेन ऑफ अ कैस्केडेड एम्पलीफायर इज इक्वल टू द, जो डेसिबल गेन होता है किसी कैस्केडेड एम्पलीफायर के लिए, तो जाहिर सी बात है एम्पलीफायर को कैस्केड करा गया है, कैस्केडिंग करी गई है उनकी, तो इक्वल ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, या इंडिविजुअल गेन्स का मतलब है जो अलग अलग एम्पलीफायर है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपके तो जो है मुंह में फंस रहे हैं शब्द, भाई असलियत में पता गर्मी बहुत विकट है
और जब कभी भी आप जल्दी करने की कोशिश करते हो तो ऐसा होता है। फिलहाल तो इंडिविजुअल का मतलब जो अलग अलग एम्पलीफायर है, पहले तो देखो कितना सब अलग अलग एम्पलीफायर, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, तो इस वजह से बार बार बोलोगे तो टंग ट्विस्टर होता है। लेकिन जो अलग अलग एम्पलीफायर्स है उनके गेन्स निकालो, उनका जो प्रोडक्ट निकालोगे वो कैस्केडिंग के बराबर हो जाएगा एम्पलीफायर के। द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, यानी कोई एम्पलीफायर है जिसमें ट्रांसफार्मर की कपलिंग करी गई है, तो भैया उसकी जो मैक्सिमम इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी का मतलब दक्षता, काम करने की क्षमता कितनी होगी, 50% होती है भाई, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लास्ट वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर अच्छे हो जाएं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेमेस्टर, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, और इस बार डेली, क्योंकि भैया अब हम पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो चुके हैं, हमारे घर में शादी थी, बहुत सारी कंडीशन थी, उन सबसे फ्री हैं, तो डेली आपको कायदे के क्लासेस मिलने वाले हैं। तो भैया सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, बहुत काम में आने वाला है, ठीक है भाई। कपलिंग कैपेसिटर, देखो भैया ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी करा दो, ठीक है, आदमी नहीं भी लेता, मॉडल से लेके चलाता, लेकिन पोटेंशियल तब चेक होता है जब भैया जो है डिस्क्रिप्टिव वाले टॉपिक, आप कोई डिस्क्रिप्टिव टॉपिक सर्च करके देखना, ज्यादातर मेरे टॉपिक वायरल भी वही हुए हैं जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव का अपना मजा, ऑब्जेक्टिव तो भैया खाना पूर्ति हो रही, तुम लोग भी खाना पूर्ति कर रहे हो, कर लो। अ कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर टू, यानी जो कपलिंग कैपेसिटर है एक एम्पलीफायर में क्यों इस्तेमाल करा जाता है भैया, तो प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ डीसी, डीसी को अलग करने के लिए बिटवीन एम्पलीफायर एंड लोड, एम्पलीफायर और लोड में अलग अलग डीसी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपलिंग कैपेसिटर का भाई, ठीक है। द पर्पस ऑफ यूजिंग हीट सिंक, हीट सिंक का इस्तेमाल क्यों करेंगे पावर एम्पलीफायर में, तो भैया सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब जैसे घर में सिंक लगी होती है, वहां पे बचे कुचे बर्तन ही तो जाते हैं भाई, तो हीट सिंक का क्या इस्तेमाल है, हीट सिंक का इस्तेमाल यह है कि जो भी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है, ये देखो डिसिपेट हीट फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस में अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही है तो उसे डिसिपेट करने के लिए हम लोग हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड, अभी आपको बताया था जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड होता है उसका इस्तेमाल क्या होता है बाइसिंग में, लिमिट्स द एसी इनपुट सिग्नल गोइंग इनटू बेस, यानी जो बेस के अंदर एसी सिग्नल जा रहा है उसे लिमिट करने के लिए, उसे कम करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर मेथड का इस्तेमाल करा जाता है। फॉर ऑपरेशन ऑफ अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, अगर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भैया क्या है, एज एन एम्पलीफायर का अगर उसका इस्तेमाल करा जा रहा है, तो जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में काम करेगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा, अगर एम्पलीफायर की तरह उसका इस्तेमाल करा जा रहा है तो वो एक्टिव रीजन में काम करेगा भाई, ठीक है। एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट्स, एम्पलीफायर क्या करता है, तो एम्पलीफायर डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन द लोड एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे लोड के लिए भाई, ठीक है। इन क्लास बी एम्पलीफायर, जो क्लास बी आपको बताया था, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो जो बी वाला एम्पलीफायर है उसका आउटपुट क्या क्या रखता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, बी वाले में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलते हैं आउटपुट एज अ आउटपुट भाई, ठीक है। इन एन एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द वोल्टेज गेन, भैया नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, नेगेटिव का मतलब ही क्या है, निगेटिविटी आपके खिलाफ जाएगा भाई, तो वो वोल्टेज गेन को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। पावर एम्पलीफायर जनरली यूज ट्रांसफार्मर्स कपलिंग बिकॉज ऑफ, भैया जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग इस्तेमाल के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं भाई, ताकि इंपीडेंस की मैचिंग कर सके, इंपीडेंस समझते हो जेड, प्रतिबाधा कहा करते थे जिसे हम लोगों ने पढ़ रखा है 12th क्लास में, ठीक है। एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज फीडबैक, भैया जो ऑसिलेटर का जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इन अ कॉलपिट्स ऑसिलेटर, जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर है उसमें क्या होता है भैया, टैप्ड कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसा कैपेसिटेंस होता है, टैप्ड कैपेसिटेंस होता है। उसके बाद आ जाएगा हार्टले ऑसिलेटर, जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं उसमें हम लोग हार्टले ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स गाइड लाइट्स वेव, जो ऑप्टिकल फाइबर हमने आपको अलग से भी डिटेल में पढ़ा है, वो आप सर्च करना ऑप्टिकल फाइबर केबल बी डिकेडियन, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा प्रॉपर कि किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं सरल भाषा में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती हैं। विच क्वांटिटीज इनवेरिएंट, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सीलरेशन, जो जिन लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी उसमें हमने ये कराया हुआ है, एक्सीलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी जो फंडामेंटल मतलब जो बेसिक लॉज हैं, जैसे न्यूटन के नियम हैं, ये सारे जो लॉज हैं आर इनवेरिएंट, चेंज नहीं होते, किसके लिए, तो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। भैया न्यूटन का पहला नियम क्या पढ़ा था, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी। आप लोग उतने दिनों से पढ़े हुए थे तो पढ़े हुए थे, पेपर आ गया फटाफट चलते रहोगे जब तक
कोई बाहरी बल ना लगे। बाहरी बल क्या है? एग्जाम का डर है, यही तो न्यूटन का पहला नियम है, तो इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। भैया देखो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो लाइट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए भाई, ठीक, लेकिन गैलीलियन में ऐसा नहीं है। तो गैलीलियन में लाइट बहुत कम हो जाती है, बी मान लो उसे, और वी हम लोग अब जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इज एज्यूम्ड 0। एक तरफ है भैया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जिसे तुम कहते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक तरफ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और एक तरफ मेरे भाई बहुत छोटी सी वेलोसिटी 10, 20, 30, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो उसके लिए एज्यूम्ड 0 के करीब मान लेंगे भाई, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लॉक्स इन अ मूविंग फ्रेम, यानी कोई घड़ी है जो मूविंग फ्रेम है, कंपेयर्ड टू आइडेंटिकल क्लॉक्स, जो हम लोग की नॉर्मल घड़ियां होती हैं आइडेंटिकल, उनसे अगर उसकी तुलना करते हैं स्टेशनरी फ्रेम के लिए तो वो कैसी होगी? तो भैया धीमी चलती हुई हमें प्रतीत होगी, यानी स्लोअर प्रतीत होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो उसका मास क्या होगा? इन्फिनिटी के करीब होगा, टेंस टू इन्फिनिटी भाई, ठीक है। टेंस टू का मतलब होना चाहता है, ठीक है। टेंस टू बोले मैं आपका होना चाहता हूं, टेंस टू यू, आई टेंस टू यू। अब ज्यादा मत कहो वरना लोग पता नहीं क्लिप काट के वाल कर दें। अब मासलेस पार्टिकल, जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं कैन ट्रेवल विद एनी स्पीड, यानी वो किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हैं। मासलेस है, उनका तो द्रव्यमान ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं, किसी भी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन बाई ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का जो क्वांटम नेचर है किसने दिया? सभी को पता है, प्लांक ने प्रपोज किया था, प्रॉपर पढ़ाया हुआ हमने प्लांक रेडिएशन लॉ। आप सर्च करोगे प्लांक रेडिएशन लॉ बी डिकेडियन आ जाएगा भाई। ज्यादातर हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो भैया पार्टिकल नेचर को कौन भैया सपोर्ट करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करता है। क्या होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? किसी धातु की सरफेस पे प्रकाश गिरेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था भाई, ठीक है। उसके बाद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है, इन ऑल द डायरेक्शन, तो वो कैसे फ्रेम होंगे? इनर्शियल फ्रेम होंगे, सीधी सी बात है भाई, यही तो फॉलो करेंगे जितने भी फंडामेंटल्स ला है। एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, कोई एक फ्रेम है एस है। द अदर फ्रेम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव, उसी से रिलेटिव जो है एक और फ्रेम है जो एस डैश है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो कैसा फ्रेम होगा दूसरा वाला? तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा भाई। अगर एस इनर्शियल है तो उसके जो रिलेटिव है वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। इन द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन लोगों के थ्योरी वाले पेपर हैं सर्च करना, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बी डिकेडियन आ जाएगा। ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में भैया जो फ्रिंज शिफ्ट होती है वो कितनी होती है? 0.0 फ्रिंज विड्थ होती है इसकी। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इनटू गैलीलियन, अभी हमने आपको बताया लॉरेंट के लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, गैलीलियन के लिए वेलोसिटी कम चाहिए भैया। तो ये देखो v का मान यानी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, किससे? c से। जिधर 2 चोंचें होती हैं वो ज्यादा होता है, तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट से v का मान कम होना चाहिए। करेक्ट रिलेशन सभी को पता है, m बराबर, पहली ही जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ही बताया था, m बराबर m0 बटे में √1 - b² एक और रिलेशन e² बराबर p² c² प्लस m0² c की पावर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है? तो इंक्रीज विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ में रिलेटिविस्टिक मास जो है वो बढ़ता है भाई, ठीक है। अभी हमने ऊपर लिखा भी था कि अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करना चाह रहा है तो जो मास है वो भी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा भाई, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? तो स्पेस एंड टाइम्स आर बोथ रिलेटिव, ये एज्यूम करता है कि जो स्पेस है और टाइम है दोनों आपस में क्या है? रिलेटिव हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ फिजिकल स्टेट दैट, यानी अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें कोवेरिएंस के लिए तो वो क्या कह रहा है? द फिजिकल लॉस शुड हैव द सेम मीनिंग इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस या इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। अभी आपको बताया कि जितने भी फंडामेंटल लॉज है वो सब किसे फॉलो करते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स को फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। A Galilean transformation applies between two frames of reference P and Q, यानी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं P and Q, जिनके बीच में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, तो Q इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू P। इसका मतलब है कि Q जो है वो मूव कर रहा है रिलेटिवली किसके साथ में? P के साथ में भाई। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h होती है। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम का मतलब P आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग। P आपसे पूछ रहा है। वेवलेंथ यानी लैम्डा आपको दे रखा है 6 × 10⁷। h सीधा फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mv। h का मान आपको बता चुके हैं, प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, इसमें मान रख देंगे, P की वैल्यू निकल आएगी भाई, ठीक है।
उसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस, जो प्लांक की हाइपोथेसिस है, एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, यानी जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तो डिस्क्रीट इन इंटीगर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वाला डेरिवेशन हमने कराया हुआ था, एन एच न्यू के बराबर होता है, ई बराबर एन एच न्यू, एन का मतलब 1 2 3 4 डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं एच न्यू के साथ में अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस। द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन KT - 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये छठे हुए 78 क्वेश्चन है भैया। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट को भगा भगा के देख डालो, फिर मॉडल पेपर उठा के एक बार पलट लो, जाके पेपर देना, पास तो होने से कोई नहीं रोक सकता, हो सकता किस्मत अच्छी रही तो पूरा कर आओगे। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड बी एक्सप्लेन्ड, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लांक करेगा भाई, प्लांक रेडिएशन लॉ नहीं तो सब कुछ करा, उसी से हमने बीन्स लॉ निकाल लिया, उसी से स्टीफान्स लॉ निकाल लिया, सब उसी से तो निकाले भाई। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इन द रीजन ऑफ, जो इंसिडेंट लाइट है वो किसके रीजन में होनी चाहिए? तो ब्लू या अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव में आपके ब्लू है, ब्लू लगा देना, अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट लगा देना। फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ मेटल सरफेस इट इज इसेंशियल, यानी किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉनों के निकलने के लिए क्या आवश्यक है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, इसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे भाई, सीधी सी बात है। According to law of photoelectric emission, the number of electrons emitted per second depends, जो नंबर ऑफ लाइट पढ़ के भैया क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो किस पे डिपेंड करेंगे? तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम पे डिपेंड करेंगे, कितनी इंटेंसिटी का प्रकाश उस पे जाके पड़ रहा है। मैक्सिमम कॉम्पिटेंस शिफ्ट कितनी होती है? 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला चेंजेस, जब प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला जो है बीन्स फार्मूला में चेंज हो जाता है, कब? जब हम लोग हाई वेवलेंथ की बात करते हैं, लो टेम्परेचर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन शो द वेव बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन जो है वेव बिहेवियर शो करते हैं, दोनों ही शो करते हैं पता ही है, लेकिन वेव बिहेवियर शो करते हैं। दे गेट डिफ्रेक्टेड बाय अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के द्वारा विवर्तित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डिफ्रेक्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है? लैम्डा बराबर h/mb होता है, या फिर लैम्डा बराबर h/√2m होता है। डी ब्रॉगली का एक और रिलेशन है भैया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन के लिए एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के लिए, तो ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला है h/√3m KT, अगर टेम्परेचर के टर्म में पूछे। सारी चीजें याद रखा करो, लैम्डा बराबर h/√2me, देखो लैम्डा बराबर h/mb, लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/√3m KT, सारे ही डी ब्रॉगली क्वेश्चन एक जगह लिखो, विकल्प में आए लगाओ। बीजी और बीपी में क्या बीजी मतलब क्या? ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, तो बीजी इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन की बात करें तो बीजी बराबर बीपी माइनस का लैम्डा डी बीपी अपॉन डी लैम्डा, सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। बीपी बीजी में ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी में रिलेशन। अगर हम लोग नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करेंगे तो बीपी बीजी बराबर होता है भाई, ठीक है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले वेव नेचर को किसने भैया एक्सप्लेन करा? डेविएशन जर्मर ने करा, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है किससे कनेक्टेड होती है? तो वो इलेक्ट्रॉन, वो तरंग प्रकृति को दिखाती है प्रकाश के, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिनन जो सपोर्ट करती है वेव नेचर, लाइट प्रकाश के वेव नेचर को सपोर्ट करती है। डिस्पर्सिव मीडियम में जो है वो वीजी का मान क्या होता है? तो लेस देन फेज वेलोसिटी, बीपी से कम होता है। नॉन डिस्पर्सिव में बराबर होता है, डिस्पर्सिव में कम होता है। द मास एनर्जी रिलेशन इज, देखो मास एनर्जी कहां से आया? जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी, उसके लिए बाद में भैया, मतलब ये बहुत बड़ी एक कहानी है, अगर आप लोग कमेंट करना, यहाँ पे 10-20 कमेंट्स आएंगे तो आइंस्टीन के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल इतना अभी समझो, क्योंकि वैसे ही ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने दी? आइंस्टीन ने दी थी। पहले तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा देने का टाइम में भी डिफरेंस था भाई, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, 9th क्लास की किताबों पर आइंस्टीन के बारे में पढ़ना मिल जाएगा पढ़ने को। कोई बहुत बढ़िया कैरेक्टर के व्यक्ति नहीं थे, अपनी ही बहन से इन्हें बारात कर ली थी भैया, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमें क्या करना है, उनकी चीजों से मतलब है। तो ये मास एनर्जी जो E बराबर mc² है, यहीं से निकल के आता है। रेस्ट मास यानी विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का 0 होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? आइंस्टीन ने दी। द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट में किस डिवाइस का? तो भैया सीधी सी बात है, इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, फेबरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर, इन सब का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद रिलेटिव टू इट्स पीरियड ऑन द अर्थ, द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द मून इज, अगर हम पृथ्वी की और चंद्रमा के द्रव्यमानों की तुलना करें तो जो उसका सरल भाषा में कहें, जो उसका वो है क्या बोलते हैं, पेंडुलम का पीरियड है,
अर्थ द पीरियड ऑफ, बिल्कुल जो टाइम्स आवर्त काल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पे भैया जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, उसकी वैल्यू लगभग 1/6 है, काफी कम है, तो लॉन्गर होगा भाई। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का यूज क्या है, कम करेगा वोल्टेज गेन को कम करेगा, डिस्टॉर्शन को कम करेगा। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, गेन को बढ़ाएगा। फीडबैक फैक्टर BA जो है, फीडबैक फैक्टर BA से लेकर आए, कैन नॉट बी, जीरो नहीं हो सकता है फीडबैक सर्किट के लिए। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, BA हमेशा नेगेटिव होगा, BA की वैल्यू नेगेटिव फीडबैक के लिए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है भैया, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो प्लास्टिक और ग्लास के बने होते हैं, कैसे होते हैं, प्लास्टिक ग्लास के बने, उसमें करंट आएगा नहीं, तो इंसुलेटर होते हैं यानी कुचालक होते हैं। इन ट्रांजिस्टर एमीटर बेस्ड जंक्शन कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस रखता है, कम रेजिस्टेंस होता है एमीटर बेस्ड जंक्शन का, ठीक है। उसके बाद फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई के अभी जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरी वैल्यू निकाल के आई थी, इंटीग्रेशन बराबर कितना आया था 1, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके बाद द प्लांक्स रेडिएशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, U लैम्डा D लैम्डा बराबर 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 D लैम्डा अपॉन E की पावर HC अपॉन लैम्डा KT माइनस 1, याद होना चाहिए जैसे हमें याद है। द रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 0.51 MeV होती है। मूविंग वॉच सीम्स टू बी स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर कोई चलती हुई घड़ी है, कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर है तो वो उससे स्लो नजर आएगी भाई, ठीक है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम डायलेशन के लिए, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज इन विच फ्री पार्टिकल मूविंग, यानी वो इनर्शियल फ्रेम जिनमें फ्री पार्टिकल्स मूविंग हो रहे हैं ऑन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी सीधी रेखा में अगर फ्री पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें आपको कवर की। 78, अब तक 3 चीजें समझ लो। सबसे पहले ये 78 आपने विकल्प देख लिए, फिर जो डिस्क्रिप्शन में हम सीरीज दे रहे हैं प्लेलिस्ट की उसे देख लो, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हमने एक पुरानी सीरीज बनाई हुई है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराए हुए हैं, उसे देख लो मेरे भाई। और बाकी मॉडल पेपर उठा के पन्ने पलट के चले जाना, पेपर बढ़िया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री के लिए अगर आप लोग कॉमेंट्स करोगे तो कल एक 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के ले आएंगे भाई, ठीक है। बाकी उसकी भी पूरी सीरीज हमने कराई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हो। 2nd सेमेस्टर की केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों हो गई। 6th सेमेस्टर के लिए ऐसी एक वीडियो शाम को आने वाली है, 2nd पेपर की उनकी आ चुकी है, यानी ओवरऑल सारी चीजों को समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहीं पे PDF आपको मिल जाएगी, और अगर YouTube पे देख रहे हो तो यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल फ्री चैनल है टेलीग्राम पे BDKD and BSc, वहां पे चले जाना, आराम से आपको इसकी PDF मिल जाएगी भाई, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, 1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब है भैया, तो इंस्टाग्राम पे जाके BDKD सर्च कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।